मैं जाते ही गंगू की हिदायत के मुताबिक उस पर बैठ गया। कोई 1 मिनट बाद गंगू मेरे पास आया। उसके हाथ में कॉफ़ी का गिलास था। कहने लगा, महाराज कॉफ़ी लाया हूँ। मैंने साधुओं की तरह हाथ उठाकर कहा, जय विष्णु भगवान की, सफल रहो। मैं खामोशी से कॉफ़ी पीने लगा। 10-15 मिनट गुजरे होंगे कि सामने बाजार में साधुओं की एक टोली आती दिखाई दी। आगे आगे स्वामी जी अपने मखसूस जोगियों वाले भेस में थे। हाथ में त्रिशूल था। श्रद्धालु और साधु उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इनमें कुछ लोग सिविलियन कपड़ों यानी धोती कुर्तों और पतलून कमीज में भी थे। इस शख्स ने हर तबका ख्याल के लोगों को अपना ज़ेर असर रखा था। ये 15-20 के करीब लोग थे। स्वामी जी आगे आगे चलते कभी कभी जय गुरुनाथ और अलख निरंजन का नारा लगा रहे थे। वो मेरे करीब से गुजरे तो उन्होंने कनखियों से मेरी तरफ देखा और आगे निकल गए। मैं कुर्सी से उठा और जुलूस में शामिल हो गया। चौक में 4-5 वैगनें खड़ी थीं। सब लोग वैगनों में बैठकर रेलवे स्टेशन पर आ गए। रेलवे स्टेशन पर लोग आकर स्वामी जी के हाथ चूमते और एक तरफ होकर बैठ जाते। इन लोगों को रेलगाड़ी का टिकट लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंडिया में नाबीनाओं और जोगी साधुओं को रेल का टिकट माफ होता है। सब लोग प्लेटफॉर्म में आकर गाड़ी में सवार हो गए। मुझे स्वामी जी ने अपने डिब्बे में बिल्कुल अपने साथ बिठा लिया। वो गर्दन हिला हिलाकर राम नाम का जाप कर रहे थे। गाड़ी चल पड़ी। इस गाड़ी को वरंद शहर तक जाना था। वहां से हमें नागपुर जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी। ये लंबा सफर था। हमारे इर्द गिर्द दूसरे साधु बैठे थे। स्टेशन पर स्वामी जी और बाकी साधुओं की बड़ी आवभगत हुई। लोग मिठाइयाँ और पूरियां देते रहे। सारा दिन गुजर गया। इस दौरान स्वामी जी मुझसे मतलब की कोई बात न कर सके। रात हो गई। स्वामी जी ने अपने मुरीद साधुओं से कहा, तुम सब लोग अब सो जाओ, हम जाग कर राम नाम का जाप करेंगे। ये हमारे साथ जागेगा। सब साधु और दूसरे लोग सोने की तैयारियों में लग गए। पौंडीचेरी के रेलवे स्टेशन पर मुझे प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के इर्द गिर्द कुछ ऐसे चेहरे नजर आए थे जो मशकूक चेहरे थे, और यकीनन ये CID और मिलिट्री पुलिस इंटेलिजेंस के खुफिया एहलकार थे। जोगी साधुओं की मंडली का वो बड़े गौर से भी जायजा ले रहे थे, मगर खामोश थे। पुलिस दूसरे मुसाफिरों की चेकिंग वगैरह भी कर रही थी, लेकिन हमें किसी ने न पूछा। वो लोग जानते थे कि ये साधुओं की मंडली है और स्वामी गोरखनाथ की क़यादत में यात्रा पर किसी तीर्थ स्थान को जा रही है। रात को जब सब साधु गहरी नींद सो रहे थे तो स्वामी जी ने, जो बिल्कुल करीब बैठे थे, आहिस्ता से मेरी तरफ झुककर कहा, सब ठीक हो जाएगा। वरंगल में CID ज्यादा होगी, वहां तुम ऊपर बर्थ पर जाकर सो जाना। ट्रेन फर्राटे भरती रात की तारीकी में भागी जा रही थी। स्वामी जी ने एक नज़र से करीब सोए हुए साधुओं को जायजा लिया, फिर मेरे करीब होकर आहिस्ता से कहा, नागपुर पहुंचने के बाद तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मुझसे मिले बगैर स्टेशन से बाहर न जाना। वरंगल का स्टेशन आया तो मैं बर्थ पर चलकर लेट गया। मैं पहलू के बल लेटा था और मेरा चेहरा खिड़की की तरफ था। मैं ऊपर वाली बर्थ पर लेटा नीम व आंखों से खिड़कियों की तरफ देख रहा था, जहां से मुझे प्लेटफॉर्म पर चलते फिरते लोग नजर आ रहे थे। ट्रेन रुकी हुई थी। इतने में पुलिस के 2 सिपाही स्वामी जी की खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने स्वामी जी से इस इलाके की ज़बान में, जो बाद में स्वामी जी ने बताया कि तेलुगु ज़बान थी, हैदराबाद दक्कन और आज की आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर तेलुगु ज़बान बोली जाती है। स्वामी जी को मैं देख रहा था। वो बड़े एतमाद और बेनियाजी के साथ पुलिस वालों से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद सिपाही चले गए। स्वामी जी ने नहायत दूरअंदेशी से काम लेते हुए मुझे वरंगल के स्टेशन पर बर्थ पर जाकर लेट जाने का मशवरा दिया था। पुलिस के सिपाही जरूर मेरे बारे में ही कुछ पूछ रहे थे। गाड़ी आगे रवाना हो गई तो स्वामी जी ने चेहरा ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा। 2-3 रातों से तकरीबन जाग रहा था। आंखें बंद करते ही नींद आ गई। जब बेदार हुआ तो गाड़ी के डिब्बे में दिन की रोशनी फैली हुई थी। गाड़ी पूरी स्पीड से जा रही थी। स्वामी जी के चेले उनके सामने सामने वाली नशिस्तों पर बैठे हुए थे। तमिल जबान में उनसे बातें कर रहे थे। अब मालूम हुआ कि हमारे खास आदमी को, जो स्वामी के भेस में था, तमिल और तेलुगु जबानों पर उबूर हासिल था। उस शख्स ने अपने बारे में और उस इलाके में अपनी पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन मालूम होता था कि इस मुजाहिद को इस इलाके में बड़ी खास यानी मास्टर स्पाई की हैसियत हासिल है। मैं भी बर्थ पर से उतरकर स्वामी जी के पास बैठ गया और उनके पाठ बड़ी अकीदत से सुनने लगा। तीसरे पहर चंद्रपुर का शहर आया और गुजर गया। सूरज नागपुर के कारखानों की ऊंची ऊंची चिमनियों के पीछे झुक रहा था कि ट्रेन नागपुर पहुंच गई। हमारे स्वामी जी ने अपने तमाम अकीदतमंद साधुओं और मंडली के दूसरे लोगों से कहा कि वो प्लेटफॉर्म पर एक तरफ बैठ जाएं, हम हाथ मुंह धोकर आते हैं। स्वामी जी ये कहकर फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम की तरफ बढ़े। मुझे उन्होंने पहले ही हिदायत कर दी थी कि स्टेशन पर उतरते ही मैं फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में चला जाऊं। चुनाचे मैं ट्रेन के रुकते ही डिब्बे से उतरकर जहां उन्होंने कहा था वहां पहुंच गया था। फर्स्ट क्लास का वेटिंग रूम खाली था। एक तरफ लकड़ी की जालीदार स्क्रीन थी। स्वामी जी मुझे उस स्क्रीन के पीछे ले गए और धीमी आवाज में कहने लगे, ये इत्तला मुझे मिल चुकी है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमले का प्रोग्राम बनाया है। मेजर शरद दीवान के करीब रहकर थोड़ी सी कोशिश से तुम्हें इस बारे में मालूमात मिल सकती हैं।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इस मंसूबे की जो भी खबर मिले इसे फ़ौरन जिस तरह भी हो सके श्रीनगर में कमांडो शेरवान तक पहुंचा देना। मुझसे शायद तुम्हारी मुलाकात ना हो, लेकिन नागपुर में भी हमारा एक आदमी मौजूद है। फिर स्वामी जी ने मुझे थैले में से एक तह किया हुआ कागज़ निकाल कर दिया और कहा, इसमें उस आदमी का एड्रेस और वो हिंदुआना नाम है जिस पर वो नागपुर में रह रहा है। खुफिया कोड वर्ड भी लिखा हुआ है, ज़रूरत पड़ने पर तुम उससे मिल सकते हो। वो धमाका खर्च डिवाइसेस बनाने का माहिर है। अब तुम खामोशी से निकल जाओ। अल्लाह हाफिज। ये कहकर स्वामी जी गुरु गोरखनाथ का नारा बुलंद करते हुए वेटिंग रूम के बाथरूम की तरफ चल दिए। मैं स्टेशन से निकलते ही टैक्सी पकड़कर मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंच गया। गेट पर 2 फौजी खड़े थे। उनमें से एक की सूरत से मैं वाकिफ था, फिर भी उसने फौजी कैंटीन में फोन करके मेरे बारे में तस्दीक करने के बाद मुझे गेट के अंदर जाने दिया। फौजी कैंटीन पर कैंटीन का मालिक मेहता नहीं था, असिस्टेंट जगदीश मौजूद था। मुझे देखते ही उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, श्री धर्मवीर जी वरंगल से कब आए? मैंने कहा, भैया जी अभी आ रहा हूँ। मेहता जी कहाँ हैं? जगदीश एक मद्रासी फौजी के सामान को लिफाफे में डाल रहा था। कहने लगा, मेहता जी मार्केट गए हैं, अब शायद कल सुबह ही आएंगे। मैंने कहा, मैं अपने बड़े भैया मेजर साहब से मिलकर आता हूँ। जगदीश मुस्कुराता रहा। मैं ऑफिसर्स हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ गया। सूरज गुरूब होने वाला था। मुझे मालूम था कि ये वक्त मेजर शरद दीवान के शराब की महफिल सजाने का होता है। वो जरूर अपने कमरे में ही होगा। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। मेजर शरद ड्राइंग रूम में शराब का सामान तरतीब से रख रहा था। उसका अर्दली पास खड़ा साफ कपड़े से शीशे के ग्लास को चमका रहा था। मेजर ने जैसे ही मुझे देखा मुस्कुराने लगा। अरे धर्मवीर जी कब आए? तुम जल्दी नहीं आ गए? मैंने मेजर शरद दीवान से आगे बढ़कर हाथ मिलाया। मेजर ने मुझे गले लगा लिया। मैंने कहा, भैया वरंगल में मेरा जी नहीं लगा। ख्याल था कुछ नहीं तो 10-15 दिन में रहूंगा, मगर आपकी याद आने लगी। वरंगल में भी कोई दिलकशी नहीं थी, बस वापस आ गया। मेजर शरद ने मेरे रुखसार पर जख्म का निशान देखकर पूछा, ये जख्म कहाँ से लगा? मैंने कहा, वरंगल के एक मंदिर में पूजा पाठ करने गया था। एक बंदर ने हमला कर दिया, पंजा मारा और मेरा गाल जख्मी हो गया। मेजर शरद ने हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, हनुमान जी को तुम पर प्यार आ गया होगा। इस दौरान अर्दली ने मेजर के ग्लास में शराब का पहला पैक बना दिया था। न मैंने पौंडीचेरी के जहाजों की तबाही का पूछा, न मेजर शरद ने उनका कोई जिक्र किया। वो वाकई जिम्मेदार भारतीय फौजी अफसर था। फौज में इंटेलिजेंस कोर वाले ओहदेदार वैसे ही होते हैं। इस किस्म की बातों को अपनों से भी छुपा कर रखते हैं। अगर कोई पूछ बैठे तो गोलमोल कर देते हैं। नागपुर शहर पौंडीचेरी से बहुत दूर था। अगरचे पौंडीचेरी की इंतजामिया ने नागपुर से मेजर शरद को बुलवाया था कि वो गिरफ्तार शुदा पाकिस्तानी या कश्मीरी कमांडो से पूछगिछ करे, लेकिन मेजर शरद का पौंडीचेरी के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर से बराह रास्त ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। इस वजह से मैं किसी हद तक मुतमईन था कि पौंडीचेरी में भी जिन फौजी अफसरों ने टॉर्चर किया है, खास तौर पर कैप्टन जोशी, ये लोग नागपुर नहीं आएंगे। मैं मेजर शरद के पास बैठा माता जी और शकुंतला जी का अहवाल पूछ रहा था कि एक सिख कैप्टन अंदर आ गया। ये शराबनोशी में मेजर का साथी था। मैं नमस्ते कहकर उठा और वहां से निकल गया। ये जुलाई का महीना था। अभी जुलाई की 2-3 तारीख ही हुई थी। जुनूबी हिंद में बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका था। जिस दिन मैं नागपुर पहुंचा उस रात बड़ी मूसलाधार बारिश हुई। सुबह उठा तो दरख्त धुले धुलाए सरसब्ज हो रहे थे। आसमान पर घटाएं झुकी हुई थीं। रात को अपने कमरे में आकर दरवाजे को चटखनी लगाकर स्वामी जी का दिया हुआ रुक्का गौर से देख लिया। उसमें नागपुर में अपने खास जासूस का हिंदुआना नाम और उसका एड्रेस लिखा हुआ था। खुफिया कोड वर्ड ये था, मैं मालमपुरम का। खुफिया वर्ड ये था, मैं मालापुरम का शिकारी हूँ। ये जुमला मुझे अपने जासूस साथी को जाकर कहना था। उसने पूछना था, मालमपुर में बरखा तो नहीं हुई? इसके जवाब में मुझे कहना था कि मालमपुर में बर्फबारी हो रही है। स्वामी जी ने कहा था कि मैं जरूरत के वक्त उस आदमी से मिलूं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पहले अपने जासूस से एक सरसरी मुलाकात कर ली जाए और जगह भी देख ली जाए। जरूरत के वक्त जगह तलाश करने में वक्त जाया नहीं करना पड़ेगा। चुनाचे दोपहर के खाने के बाद मैंने अपने असिस्टेंट जगदीश से कहा, जगदीश जी मैं गणपति राघव जी के मंदिर में माथा टेकने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जगदीश बोला, धर्मवीर जी मेरे लिए प्रसाद जरूर लेते आइएगा। मैंने कहा, ले आऊंगा। मैं फौजी हेडक्वार्टर के गेट से निकलकर सड़क पर आ गया। स्वामी जी ने अपने जासूस का जो एड्रेस दिया था, मैं टैक्सी लेकर वहां पहुंच गया। मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो नागपुर का कौन सा इलाका था। अपने जिस जासूस के पास जाना था उसकी दुकान बाजार के शुरू में ही थी। मैं दुकान में दाखिल हो गया और अलमारी और शेल्फ के खानों में लगी हुई चीजों को गौर से देखने लगा। 7 कनखियों से मैंने देख लिया कि एक दुबला पतला सांवले रंग का आदमी कोने में काउंटर के पीछे कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था।
यकीनन यही दुकान का मालिक था और अपना खास जासूस था। इस वक्त उसके पास कोई ग्राहक मौजूद नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चीजों को देखता उसके पास आकर रुक गया। मैंने उससे मुखातिब होकर कहा, महाराज मुझे घनश्याम जी से मिलना है। उस आदमी ने अखबार के ऊपर से नजरें उठाकर मुझे देखा और कहा, मैं ही घनश्याम हूँ, क्या काम है तुम्हें? मैंने काउंटर पर उसकी तरफ थोड़ा सा झुक कर कहा, मैं मालमपुर का शिकारी हूँ। घनश्याम पर मेरे इस खुफिया कोड जुमले का बज़ाहिर कोई असर न हुआ। उसने नजरें अखबार पर जमा ली और आहिस्ता से पूछा, मालमपुर में बरखा तो नहीं हुई? मैंने कहा, मालमपुर में बर्फबारी हुई है। उसने अखबार पढ़ते हुए आहिस्ता से कहा, तुम्हारे पीछे लकड़ी का जीना ऊपर कोठरी में जाता है, ऊपर जाकर मेरा इंतजार करो। मैं पीछे हट गया और अलमारियों में रखी चीजों को देखता हुआ पीछे मुड़ा। सामने लकड़ी का तंग जीना ऊपर जा रहा था। मैं खामोशी से जीना चढ़ने लगा। 6-7 सीढ़ियां थी। ऊपर कोठरी का दरवाजा बंद था। मैंने उसे खोला और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। कोठरी के सामने वाली दीवार में एक खिड़की थी जो खुली थी। उस पर सफेद पर्दा गिरा हुआ था। वहां से दिन की अबर आलूद धुंधली रोशनी कोठरी में आ रही थी। दीवार के साथ लकड़ी का तख्त बिछा हुआ था। इधर उधर दुकान से मुताल्लिक अशियाए जरूरत कोने में पड़ी थी। बांस की 2 पुरानी कुर्सियां भी थीं। मैं कुर्सी पर बैठ गया। कोई 5-7 मिनट के बाद घनश्याम ऊपर आ गया। मेरे सामने तख्त पोश पर बैठते हुए बोला, तुम्हें यकीन है कि जहां आते तुम्हें किसी ने नहीं देखा? कोई मशबूक शख्स तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा था? मैंने कहा, मुझे यकीन है कि ऐसा कोई आदमी मेरा पीछा नहीं कर रहा था। फिर उसने मेरा नाम धर्मवीर लिया और बोला, कुछ रोज पहले स्वामी जी ने एक आदमी के हाथ मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताकर भेज दिया था। वो कल अचानक नागपुर यात्रा पर क्यों आए हैं, क्या तुम्हें मालूम है? मैंने उसे बताया कि वो सिर्फ मुझे हिफाजत से नागपुर तक पहुंचाने आए हैं। घनश्याम की आंखें चमकीली थीं। उम्र 60 के करीब होगी। चेहरे पर जहानत की चमक थी। कहने लगा, ये उन्होंने बड़ा अच्छा किया। तुम लोगों ने पौंडीचेरी में दुश्मन के जहाजों को गर्क करके बड़ा कारनामा किया है। इसके बाद तुम्हारा अकेले नागपुर आना खतरे से खाली नहीं था। मुझे मालूम हुआ कि इस शख्स को मेरे और कमांडो औरंगजेब के बारे में सब कुछ मालूम था। कहने लगा, ये अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि स्वामी जी को ऐन वक्त पर तुम्हारे बारे में पता चल गया और उन्होंने कैप्टन जोशी के टॉर्चर चैम्बर से फरार होने का मौका फराहम कर दिया। वरना कैप्टन जोशी जैसे कसाब के हाथों तुम्हारा जिंदा बचना नामुमकिन था। वो इससे पहले हमारे 2 कश्मीरी कमांडोज को टॉर्चर करके हलाक कर चुका है। मैं हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ कि अपने इस खास जासूस को नागपुर की एक मामूली सी दुकान में बैठे बैठे दुश्मन की तमाम सरगर्मियों का इल्म था। वो कहने लगा, तुम मेजर शरद दीवान के पास होते हो, वहां से तुम्हें भारतीय फौज के टॉप सीक्रेट मंसूबों का पता चल सकता है। राजधानी दिल्ली से हमारे आदमी ने 1 हफ्ता पहले हमें इत्तला दी थी कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने का प्रोग्राम तय कर लिया है। वो पाकिस्तान को मजलूम कश्मीरियों की सियासी और इखलाकी मदद देने के जुर्म में सजा देना चाहता है। क्या इस बारे में तुम्हें कुछ खबर है? मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस की टॉप सीक्रेट फाइल में खुद पढ़ा है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर सरहद की 3-4 तरफ से अचानक हमला करने का मंसूबा तैयार कर लिया हुआ है, मगर मुझे अभी तक पाकिस्तान पर भारत के हमले की तारीख और वक्त मालूम नहीं हो सका। घनश्याम ने कहा, इसको मालूम किया जाना बहुत जरूरी है। जाहिर है अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो ये खुली जंग होगी और उसके साथ ही हमारे कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ भी खुली जंग का ऐलान कर दिया जाएगा और उनके ठिकानों पर फौज के पूरे ब्रिगेड हमला करेंगे और उनके साथ मार्टर तोपें भी होंगी। मैंने कहा, मैं इसीलिए मेजर शरद के साथ धर्मवीर बनकर रह रहा हूँ। मुझे जैसे ही पाकिस्तान पर भारतीय हमले की तारीख का सुराग मिला, मैं फौरन ही कमांडो शेरवान को वायरलेस पर श्रीनगर इत्तला कर दूंगा। घनश्याम ने कहा, तुम्हें अगर किसी वक्त मेरी जरूरत पड़े तो मेरी दुकान पर आने की बजाय मुझे टेलीफोन कर देना। अपना फोन नंबर मैं तुम्हें लिख कर दे देता हूँ। दिन के वक्त टेलीफोन मेरे पास नीचे दुकान में होता है। रात को मैं उसी कोठरी में सोता हूँ। इस वक्त मैं टेलीफोन ऊपर कोठरी में ले आता हूँ। घनश्याम ने एक कागज पर मुझे अपना फोन नंबर लिख कर दिया और कहने लगा, मैं तुम्हें हर किस्म की धमाका खेज चीजें तैयार करके दे सकता हूँ। मैं इस काम में माहिर हूँ। मैंने कहा, स्वामी जी ने मुझे बता दिया था। घनश्याम कहने लगा, अब तुम जाओ और अशद जरूरत के वक्त ही मुझे फोन करना और फोन करके कहना कि मैं बालाजी से मिलना चाहता हूँ। जब मैं कहूँ कि मैं ही बालाजी बोल रहा हूँ तो तुम कहना कि मैं मालमपुर का शिकारी हूँ। उसके बाद हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। फिर तुम्हें जो बात करनी होगी वो फोन पर नहीं करोगे। फोन पर सिर्फ हमारी फौरी मुलाकात का वक्त तय होगा। समझ गए? मैंने कहा, समझ गया। अब तुम खामोशी से नीचे उतरो और दुकान से निकल जाओ। मैं उठा, दरवाजा खोलकर जीने पर से होता हुआ दुकान में आ गया। दुकान में एक मुलाजिम टाइप का लड़का एक गाहक औरत को कोई शय दिखा रहा था। मैं सर झुकाए खामोशी से उसके करीब से गुजरता हुआ बाजार में उतर गया। बाजार में आया तो देखा कि बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैंने एक रिक्शा ले लिया और फौजी कैंटीन पर वापस आ गया। रास्ते में मैंने एक हलवाई की दुकान पर रिक्शा खड़ा किया और मीठी बूंदियों के 2 दोने रख लिए। मैं नहीं भूला था कि जगदीश मुझसे गणपति रघु जी के मंदिर का प्रसाद जरूर मांगेगा। कैंटीन में जाकर मैंने बूंदियों का एक दोना देकर कहा,
ये लो जगदीश रघु जी के मंदिर का प्रसाद। उसने हाथ जोड़कर बड़ी अकीदत से प्रसाद लिया और बूंदिया खाता हुआ अपने काम में लग गया। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शाम को जोर की बारिश शुरू हो गई। मैं कैंटीन के काम से फारिग होकर दूसरे कपड़े बदलकर मेजर शरत के ऑफिसर्स हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। बूंदियों का डोना मैंने लिफाफे में डालकर साथ रख लिया था। बारिश हो रही थी। कैंटीन से मेजर शरत का कमरा ज्यादा दूर नहीं था। रास्ते में सिर्फ क्वार्टर गार्ड का कमरा ही आता था। मेजर शरत के कमरे में शराबो कबाब की महफिल लगी हुई थी, मगर सिर्फ 2 आदमी थे। मेजर शरत और मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर का सिख कैप्टन दोनों एक एक पैक पी चुके थे और हल्के हल्के सुरूर में थे। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और लिफाफे में से डोना निकालकर मेजर शरत को पेश करते हुए कहा, भैया मैं आज गणपति रघु जी के मंदिर में माथा टेकने गया था। आग के लिए प्रसाद